कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज के इस हम लोग नए वीडियो में हम लोग अवर इन्वायरमेंट का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का कुछ क्वेश्चन था, तो इसी क्वेश्चन को जरा हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स? गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। कह रहा है कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है ना। आपको मैं बताया था फूड चेन के अलग अलग स्टेजेस को, अलग अलग लेवल्स को हम लोग ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो आपको एक फूड चेन का एग्जांपल देना है और उसमें आपको डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को बताना है। तो कोई भी सा भी फूड चेन बना दीजिए, उसमें आप लोग ट्रॉफिक लेवल बता दीजिए और उसमें बता दीजिए कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज़्यादा एनर्जी और जो ट्रॉफिक लेवल सबसे लास्ट में है उसके पास थोड़ा कम एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम में जो डिकम्पोजर्स होते हैं, बस इतना चीज़ आपको याद रखना है डिकम्पोजर्स में। जैसे डिकम्पोजर्स जो होते हैं, वो कोई भी जब जीव मरता है तो उसके बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक मैटर्स को वो इनऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। तो अब हम अपना एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है हाउ टू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारे एक्टिविटीज कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी हमारे एक्टिविटीज है, जैसे कि ओजोन लेयर है ना, इसी में सब टॉपिक है ओजोन लेयर से रिलेटेड। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होता है उसका डिप्लेक्शन हो जाता है अलग अलग केमिकल्स के थ्रू, जैसे CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो ये सभी चीजों से क्या होता है? ओजोन लेयर का डिप्लेक्शन। अब समझने वाली बात इतनी छोटी सी ये है कि नॉर्मली होता क्या है कि दोनों ऑक्सीजन से बना ओजोन O3 होता है और एक है O2, जो O2 मॉलिक्यूल जिससे हम लोग सांस लेते हैं। तो दोनों बना ऑक्सीजन से, लेकिन जो O2 होता है वो होता है जीवन देने वाला गैस, लेकिन जो ओजोन होता है वो जीवन लेता है, वो एक डेडली पॉइजन है। ठीक है, इसी आपको थोड़ा सा जान लीजिए। हाँ, लेकिन ओजोन लेयर का ये चीज अच्छा है कि वो यूवी रेस को रोकता है। अगर यूवी रेस अर्थ पर आ गया तो बहुत सारे, अगर किसी भी आदमी को लगा तो बहुत डेंजरस डिसीजेस कॉज कर सकता है। जैसे स्किन कैंसर हो गया है ना, लंग्स रिलेटेड बीमारियां भी करता है, वो किडनी रिलेटेड बीमारी भी कॉज करता है ओजोन। तो ये सब चीज है। ठीक है, ओजोन ने मतलब यूवी रेस कॉज करता है, जो यूवी रेस जो आता है। अब होता क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज कभी कभी इतने भयंकर भयंकर कांड हम लोग कर देते हैं कि जो ओजोन होता है वो ओजोन जो हमारे एटमॉस्फेयर में हायर लेवल्स पर है, बहुत ऊपर ऊपर लेवल पर है ना एटमॉस्फेयर के, तो वो डिप्लेक्ट हो जाने से यूवी रे जो है वो आ जाता है। लेकिन जिससे यूवी रे से ओजोन लेयर बचाता है, तो जिससे बचा रहा है वही इसको बनाता भी है। अगर यूवी रेस से बचा रहा है ओजोन और वो नहीं बचा पाया, यूवी रेज आ गया, लेकिन इसको बनाएगा भी कौन? यूवी रेज ही बनाता है ना। कहा नहीं जाता प्रकृति को तुम कैसे भी जैसा अगर तुम करोगे तो प्रकृति जस्ट तुम्हारे साथ वैसा करेगा, वो अपने आप को सुधार भी लेता है। तो वही चीज है, अगर भले ही इंसान के क्रियाकलापों से अगर ओजोन लेयर डिप्लेक्ट होता है, लेकिन यूवी रेज उसको ओजोन को दोबारा बना भी देता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि जितना देर उसको बनाने में लगेगा तब तक कितने हजारों लोगों को स्किन कैंसर अगर हो सके, अगर कभी कभी हो भी जाता अगर उसके कांटेक्ट में आ जाए, लेकिन है ना, ये सब चीज है। जैसे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के एटमॉस्फेयर के हायर लेवल्स पर ओजोन लेयर का बहुत ज्यादा अमाउंट में डिप्लेक्शन हुआ था, और फिर वो कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के समय वो भर भी गया था, लेकिन फिर से है ना इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो ओजोन लेयर का डिप्लेक्शन अभी रुका नहीं है, कहीं ना कहीं होते रहता है। ठीक है, ये सब चीज है। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्रीमेंट भी हुए थे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि कैसे यूवी रेज जो है ओजोन लेयर को दोबारा से बनाने में हेल्प भी करता है, ओजोन को बनाने में हेल्प करता है। तो जैसे कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जब उसमें ओजोन यूवी रेस पड़ता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। और जरूरी थोड़ी है कि सभी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, तो बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो रहेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ा तो ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए।
फिर उन्हीं में से एक ऑक्सीजन जाके किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जाके जुड़ के ओजोन बन जाएगा, है ना। तो करते करते इस तरीके से ओजोन लेयर भी बन जाता है, ठीक है। अब लेकिन यूवी रेस का तो डिप्लीशन तो उससे ज्यादा तेजी से हो रहा, जितना तेजी से ओजोन बन नहीं रहा था उससे तेजी तो यूवी रेस ओजोन का डिप्लीशन हो रहा था। तो उसको दूर करने के लिए क्या किया गया ना कि एक संस्था है जिसका नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो है इसने 1987 1986 के दौरान इसने एक एग्रीमेंट साइन किया उस टाइम जितने भी कंट्रीज थे, और उनको कहा गया कि जिन कंट्रीज के पास भी रेफ्रिजरेटर, ओवन, है ना, एसी, ये सब बनाने वाले जो कंपनीज हैं वो वैसे रेफ्रिजरेटर्स बनाए जिनके पास सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। मतलब उनको मतलब कम से कम सीएफसी निकले। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है एक बार सारे सीएफसी को खत्म कर दिया जाए, चाहे सारे कार्बन टेट्राक्लोराइड को खत्म कर दिया जाए, है ना। तो मतलब उनको कहा गया कि आप बहुत हद तक कम कर दीजिए। और आज ऐसा समय है कि सीएफसी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं जिससे निकलते हैं वो बहुत हद तक कम हो गए। अब होता क्या है कि इससे जो यूवी जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है वो बहुत कम हो पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। ये किसने करवाया था? यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में कराया था। कब कराया था? 1987 में, ठीक है। इस चीज से आप लोग देख लीजिएगा। तो अपने एक टॉपिक है दूसरा जिसका नाम है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। हमको जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उनको मैनेज करना। हम जानते हैं कि हम अपने डेली एक्टिविटीज में बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं अपने घर से, है ना, फेंक देते हैं जो हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में देखा था जो फूड हम लोग खाते हैं वो हमारे बॉडी में अलग अलग इंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट होता है। ये इंजाइम जो होता है स्पेसिफिक एक्शंस करते हैं और इन्हीं एक्शंस के चलते जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन हो पाता है, उससे हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि वैसे ह्यूमन मटेरियल्स जो हम अपने फिजिकल तौर पे बनाते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया, है ना, ये सब बैक्टीरिया द्वारा ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। जो हम लोग भोजन बनाते हैं वो तो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उससे एनर्जी मिल पाता है। लेकिन जो प्लास्टिक्स है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है वो तो ब्रेक डाउन नहीं ना हो पा रहा बैक्टीरिया द्वारा, चाहे किसी दूसरे सेप्रोफाइट्स द्वारा। तो इन कंडीशन में ये इन्वायरमेंट में इसी तरीके से पड़े रह जाते हैं और इन्वायरमेंट को दूषित करते हैं, है ना, बहुत सारे बीमारियां फैलाते हैं, कचरा होता है, तो ये सब चीज है। तो कुछ वेस्ट ऐसे हो जाते हैं ना जैसे कि किचन वेस्ट। तो वेस्ट भी दो टाइप्स के होते हैं, आपको पता होगा, एक होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वैसे वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाते हैं डिकम्पोजर्स द्वारा, फंगी द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, सेप्रोफाइट्स बैक्टीरिया द्वारा, तो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और कुछ वेस्ट वैसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं डिकम्पोज, उनको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स वगैरह वगैरह, आप सभी को पता ही है। तो इन सभी वेस्ट को मैनेज करना जरूरी है। तो हम लोग ना अलग अलग बहुत सारे एकदम अलग अलग तरीकों से उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। जैसे कि 3 साइकिल्स होता है ना, रिसाइकल, रीयूज, है ना, रिड्यूस। तो ये सब जो तीनों चीज़ है इन सभी चीज़ों से हम लोग वेस्ट को मैनेज करते हैं। हम लोग बहुत सारे डिस्पोजल चीज़ों को सरकार लाता है ना, तो ये सब चीज़ है। तो ये सारी जो चीज़ है इन सभी चीज़ों को कहा जाता है, यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए वेस्ट को, है ना। रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, ये 3 चीज़ें, 3 Rs, ये पता होना चाहिए। अब इसी के ऊपर एक बात है, जो बात कुछ इस प्रकार से है कि डिस्पोजल कप्स इन ट्रेन। कभी आप लोग अपने पेरेंट्स से जाके पूछेगा, वो शायद रिमेंबर करते होंगे कि जब वो ट्रेन में सफ़र करते थे, जब वो चाय मांगते थे तो चाय को प्लास्टिक ग्लासेस में दिया जाता था वेंडर द्वारा। जो भी वेंडर जो ट्रेन में जो घूम के चाय बेचते हैं ना, वो उनको वेंडर्स कहा जाता है, तो उसे बेचते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि डिस्पोजल कप्स को लाना पड़ गया फॉर हाइजीन के चलते, क्योंकि लोगों का हाइजीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डिस्पोजल कप्स को इंट्रोड्यूस किया गया ट्रेनों में भी। और अभी के समय जो है इंडिया में, है ना, मतलब समझिए कि मिलियंस ऑफ डिस्पोजल कप्स जो है डेली बेसिस पर
कहीं ना कहीं निकलते ही हैं, क्योंकि हर जगह लोग इंडिया में चाय पीने के शौकीन बहुत लोग हैं। बाद में कुछ समय बाद ये भी डिस्पोजल का है ना, पेपर में चाहे अलग अलग जो नहीं देखते हो, पेपर कप जो आता था वो डिस्पोजल कप्स थे, वो सब उसमें देने लगे। अभी भी दिया जाता है ट्रेनों में, लेकिन उसको और अच्छा मतलब वो भी पूरी तरीके से डिस्पोज जल्दी से नहीं हो पाता था। इसीलिए बाद में कुल्हड़ कुल्हड़ लाया गया, कुल्हड़ चाय, तो आप लोग बहुत सुने होंगे। तो ये एक दूसरा अल्टरनेटिव सजेस्ट किया गया, क्योंकि कुल्हड़ जो होता है मिट्टी से ही बनता है और ये जो है इजीली हो जाता है डिकम्पोज। तो ये था हमारा डिस्पोजल कप्स का एक स्टोरी वाइज हम लोग कह सकते हो कि इसको लाया गया था, क्योंकि कम से कम अगर वेस्ट भी निकले तो वो बायोडिग्रेडेबल हो, इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो दोस्तों आपका इस तरीके से ये चैप्टर क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसका क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्टेड बाय इकोसिस्टम। ओजोन क्या होता है, ये कैसे इकोसिस्टम ये इफेक्ट होता है, तो ये क्वेश्चन है अपना। फिर हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, तो हम लोग कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड, है ना। गिव 2 मेथड्स आप लोग दीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने ये चैप्टर समझाया वो आपको समझ में आया होगा, ये पूरा चैप्टर। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आता है, पार्ट 2 भी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोस लाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।